अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तशरीफ पढ़ लें, हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। कल हमने एंडिंग की थी इन्वेंटरी वैल्यूएशन में। हमने कहा था कि हम कॉस्ट मेजर कर रहे होते हैं, थ्रू आउट द ईयर हमारी कॉस्ट मेजर हो रही होती है और हमारे पास ईयर एंड के ऊपर कॉस्ट होती है ऐसे ही। और ईयर एंड के ऊपर हम अपनी इस कॉस्ट को कंपैरिजन में लेकर आते हैं NRV और उससे रिलेटेड हमने बिल्कुल बच्चों वाला एक क्वेश्चन परफॉर्म किया। अब हम थोड़े से बड़े हो गए और हम थोड़े से बड़े बच्चों वाला क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। जो एनआरवी है ये दो अंदाज से कंपैरिजन की जा सकती है। कॉस्ट वर्सेस एनआरवी लेनी है तो ये टोटल ईयर एंड के ऊपर हम कॉस्ट पर पहुंच जाते हैं, कॉस्ट को कंपैरिजन करते हैं एनआरवी से। एनआरवी दो तरीके से कंपैरिजन में जा सकती है कॉस्ट के। एक, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स को आप कंपेयर में लेकर आते हैं टोटल एनआरवी ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। जैसे आपने कल क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, टोटल कॉस्ट को कंपैरिजन में लेकर जा रहे थे। अभी भी हम क्वेश्चन करेंगे टोटल कॉस्ट का होगा एक। दूसरा तरीकाकार हो सकता है कि आप कॉस्ट पर यूनिट को कंपैरिजन में लेकर जाएं एनआरवी पर यूनिट। इन दोनों से जो चीज निकलेगी एक लोअर चीज निकलेगी और पर यूनिट होता है एक अदद रेट। क्या होता है? एक अदद रेट होता है। यहां से निकलेगा आपका फाइनल रेट जो लोअर होगा। लोअर इज द रेट। उसको आप क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। और उससे अगली मजे की बात यह है कि ये वाली अगर ऑप्शन मिल रही हो तो ये वाली चूज करनी है। ये कदरे आसान होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ये क्या होती है? आसान होती है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से अगर कॉस्ट पर यूनिट किसी तरीके से नजर आ रहा है तो आप ये वाली ऑप्शन चूज करेंगे और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। वो टोटल थी, आपको जो गिवन थी वो टोटल थी, उसमें क्वांटिटीज मेंशन नहीं थी। चलें, अब हमने जो सीखा है अभी पहले मैं उसी चीज से को आगे लेकर जा रहा हूं। एक काम हमने कॉस्ट मेजर करना सीखनी है इधर 5 एफको में। वो अभी हमने चूंकि जरा पेंडिंग किया हुआ था वो हम बाद में करेंगे। हम क्या चीज देख रहे हैं? कॉस्ट को एनआरवी से जस्ट क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन में लेकर आ रहे हैं। और हम सब बच्चों को इतना पता है कि कॉस्ट क्या होती है और एनआरवी क्या होती है। ये हमने सीख भी लिया हुआ है, थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लिया हुआ है। हमने मार्कअप मार्जिन सीख लिया है, हमने इंक्रीज डिक्रीज सीख ली है, हमने डिस्काउंटेड प्राइस सीख ली है। अब हम उसकी एप्लीकेशन पास पेपर्स में देखने लगे हैं। अगली बात, हमारे सीएमए में पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है, पहले मैं वो बात कर दूं आपको। पहले जो इन्वेंट्री का चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी था और तब वो वाली पीआरसी वाली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एमसीक्यू बेस्ड नहीं थी। इन्वेंट्री का चैप्टर एफएआर 1 में भी था और इन दोनों पेपर होने के बाद कहीं पे जाके कॉस्ट का पेपर आता था। अब इन्वेंट्री क्या पहले से ऑलरेडी चेक हो रही होती थी? बोलते हैं R1 में या इंट्रो में टेस्ट हो रही होती थी। अब सीएमए में बताएं क्या उसका एम्फेसिस ज्यादा होना चाहिए था या कम होना चाहिए था? है कम होना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो रही है, किसी और जगह पर टेस्ट हो रही है। अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है पीआरसी में एमसीक्यू बेस्ड कुछ इन्वेंट्री मौजूद है
ना तो ये R1 में है ना ही R2 में है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर मौजूद है, CMA में मौजूद है। तो फिर टेस्टिंग होने के चांसेस कहां पर हुए इसके, CMA में हुए। जब से ये 2021 की स्कीम आई है तब से ऑनवर्ड, तब से फौरी तौर पर क्वेश्चन उसने दिया था 2021 के अंदर, और एक स्प्रिंग 2023 में भी आ चुका हुआ है। और ये हर 1-2 अटेम्प्ट के बाद ये वाला क्वेश्चन अब एक हिसाब से मस्ट हो चुका हुआ है, या हर अटेम्प्ट में भी मस्ट आ सकता है। 7-8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, हर अटेम्प्ट में भी वो एड अप कर सकता है। क्यों? ऑलरेडी ये कहीं पर भी टेस्ट नहीं हो रहा। तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि ये चीज अब क्या हो रही है, टेस्टेबल हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट हिस्टोरिकल एनालिसिस देखेगा तो उसे पता चलेगा वो 2012 में एक क्वेश्चन आया था, 2018 में जाके आया, 2021 में जाके आया, तो 2-3 दफा बस आया है, तो ये तो उसकी इंपॉर्टेंस उतनी हो ही ना। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। अब चूंकि CMA में पास पेपर टेस्ट होते नहीं रहे, तो पास पेपर हैं टोटल 7-8, 2005-6 से लेकर 2023 तक सिर्फ कितने पास पेपर हुए, 5-7-8 पास पेपर हुए। तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पास पेपर, R1 के पास पेपर उठाए हैं, सारे के सारे कहाँ पे फेंक दिए हैं, CMA की बुक में फेंक दिए। वहाँ पे तो टेस्टेबल होने ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है थोड़ा बहुत, वहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से ही टेस्ट होने हैं, यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से टेस्ट होने हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है ये कहाँ से पर आया हुआ है, 2013 में कहीं पे आया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आया हुआ है, ठीक। लेकिन हम इसे करेंगे CMA के पर्सपेक्टिव में, वही चीज होगी जो हमने ऑलरेडी सीखी है। एक मिनट, इसको जरा सा रीएडजस्ट कर देता हूं। और एनलार्ज कर लेते हैं। अब बेहतर हो गया, थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। चले जी, रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट शुड बी रिपोर्टेड ऑन एईज बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज रिप्रेजेंट होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों में से लोअर देख के करना है। एज ऑन 31 दिसंबर 12 द बुक वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड ऑफ कंपनी अहमद एंटरप्राइजेस वाज 7,50,000। However, on physical count it was found that, अच्छा अब होता क्या है, आपका सिलसिला ये होता है कि आप लोग पूरा साल कॉस्ट मेजर कर रहे होते हैं। आपके पास ईयर एंड आता है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी भी होती है, क्लोजिंग स्टॉक का रेट भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी होती है, कौन सी, कॉस्ट, ठीक। यहां पर क्वांटिटी कैसे आती है, आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है, कुछ आपने परचेजेज की होती है, या फिर आपने प्रोडक्शन की होती है। इसमें से आप या तो सेल कर देते हैं या आप इशू कर देते हैं, तो आपके पास एक क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी बन जाती है। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर हम इन्वेंट्री का लेजर बनाएं तो एक ओपनिंग स्टॉक होगा, एक इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट आपकी परचेजेज होंगी। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए यहाँ पर आपका अगर बिल्कुल बचपन वाली चीज़ देखी जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, या फिर रॉ मटेरियल हो तो वो इशू हो जाएगा टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस इशू इज इक्वल टू योर क्लोजिंग स्टॉक। आप यहां पर पहुंचे होते हैं। इस क्लोजिंग स्टॉक को देखते ये हैं हम
फिजिकल काउंट करके कि क्या मेरे पास जितनी चीजें किताबों के मुताबिक हैं क्या वो मौजूद भी हैं या नहीं है, या कोई चोरी चकारी हो चुकी हुई है या कोई गलत एंट्री पास हो चुकी हुई है, तो आप उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। क्या करके, फिजिकल काउंट करके। फिजिकल देखते हैं कि ये मार्कर पड़े हुए हैं, किताबों के मुताबिक 12 आ रहे हैं, क्या फिजिकल भी 12 पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। ये भी हो सकता है फिजिकली 13 पड़े हों, ये भी हो सकता है फिजिकली 10 पड़े हों। 10 पड़े हुए हैं तो 2 चोरी हो गए, 13 पड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई एंट्री गलत हुई हुई है। गॉट द पॉइंट। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है, हमारे पास वेरीफाई हो रहा होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्वांटिटी हमने मेजर कर ली होगी और उसको फिजिकल काउंट करके वेरीफाई करेंगे। एक लाइन की वजह करके इतनी लंबी कहानी करनी पड़ेगी, ये स्टार्ट में करनी पड़ती हैं। ऑन फिजिकल काउंट इट वाज फाउंड दैट, फिजिकल काउंट किया तो हमें पता चला कि 7,50,000, फिर ये क्या चीज़ है पहले ये बताओ, 7,50,000 क्या है, ये इसकी कॉस्ट है। कहता है 80% ऑफ गुड्स वर इन गुड कंडीशन, 80% अच्छी कंडीशन में पड़ी हैं, 15% स्लाइटली डैमेज है एंड रिक्वायर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 24%, एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 24% टू मेक इट सेलेबल एट नॉर्मल सेल प्राइस। 5% डैमेज है एंड वुड फैच ओनली 40% ऑफ देयर नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अगली बात करता है, गुड्स आर नॉर्मली सोल्ड एट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ, कौन सा यूज होगा फिर, मार्जिन का फार्मूला यूज होगा। हाउएवर 30% ऑफ कस्टमर आर अलाउड आ डिस्काउंट ऑफ, यहां पे कौन सी चीज लग रही होगी, डिस्काउंटेड प्राइस लग रही होगी, नॉर्मल प्राइस का डिस्काउंटेड प्राइस लग रही होगी। अच्छा, इसका मतलब है 70% कस्टमर्स को क्या हो रही होगी, नॉर्मल प्राइस, और 30% कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस। दो डिफरेंट प्राइसेस हर तरह के कस्टमर को लग रही होंगी, हर तरह की क्वांटिटी को लग रही होगी। तो इसका मतलब है जब मुझे कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक पेज के ऊपर आइटम्स लिखूंगा कि मेरी कॉस्ट लिखूंगा। सबसे पहले एक आइटम आ गई है, कौन कौन सी हैं, फिर हम लिखेंगे कॉस्ट। 3 किस्म की चीजें दी गई, क्या टोटल कॉस्ट मेरे पास 7,50,000 दी गई है, मैं 750 लिखने लगा हूं, क्या लिखने लगा, 750 लिखने लगा हूं। क्या 750 का कुछ 80% एक तरह की हैं, क्यों बेटा जी, उसने क्या ना फिजिकल काउंट किया तो पता ये चला 80% गुड कंडीशन में है, तो 80% निकालो, कितना बना 750 का 80%, 600। और फिर उसने कहा कि कुछ स्लाइडली डैमेज हैं, वो है 15%, 750 का। पहला स्टेप ये निकालो, 112.5। फिर बाकी 5% निकाल दो कि 5% बिल्कुल डैमेज है, 0.05 इंटू 750, 37.5 ये आ गई। तो हमारा 700 क्या हो गया, पूरा हो गया। अब अगला मसला ये है, जो हमने सेल प्राइस लेनी है, वो क्या ये जो 600 वाली कस्टमर होंगे जिनको मैंने 600 की क्वांटिटी बेचनी है, 600 की वैल्यू की क्वांटिटीज बेचनी है, क्या उन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस नहीं लगेंगी, कुछ कस्टमर्स को कुछ कस्टमर्स को कुछ लगेगी। तो मैं अपनी इस कॉस्ट को भी ना 2 हिस्सों में बांट देता हूं, 70% और 30%, 70% और 30%, 70%, 30%। 600 का 70%, 420, 180, ये मेरी कॉस्ट आ गई फाइनल। 78.75,
33.75, 26.25, 11.25। ये टोटल मेरा अब कॉस्ट 750 में क्या हो गया, बाइफरकेट हो गई है उस अंदाज में जिस अंदाज में मुझे अल्टीमेटली सेल प्राइस निकालनी है। अब सेल प्राइस इसको कुछ लगनी है, इसको कुछ लगनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अदद फार्मूला बना लेंगे। रफ वर्क के अंदर क्या करेंगे, एक फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला कौन सा लगना है, मार्कअप क्या मार्जिन, मार्जिन C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R। मुझे सेल प्राइस डिटरमिन करनी है फ्रॉम कॉस्ट, इसका मतलब है मेरा S इज इक्वल टू C ओवर 1 माइनस R होगा। मेरा C डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, 1 माइनस कितना रेट है ना, 5% नहीं है, हम 20% ऑफ सेल प्राइस पे करते हैं। यार परसेंटेज सही देख लिया करना पेपर में, पता चले सारी चीजें सही कर दी हैं। अब बताओ क्या आपका फार्मूला C डिवाइड बाय 0.8 फाइनल हो गया नॉर्मल सेल प्राइस का, ठीक है। अब ये नॉर्मल सेल प्राइस आ गई, डिस्काउंटेड सेल प्राइस का भी फार्मूला बना लेते हैं हम। डिस्काउंटेड सेल प्राइस, उसका फार्मूला क्या, ये S है, नॉर्मल सेल प्राइस है, और किसी भी चीज को डिक्रीज करना होगा डिस्काउंट देने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R करेंगे, तो ये तो हमारा नॉर्मल सेल प्राइस हो गई, ये नॉर्मल सेल प्राइस। इसको डिक्रीज करना है कितने परसेंट, 5% डिस्काउंट दिया, तो मेरा फार्मूला फाइनलाइज हो गया डिस्काउंटेड के लिए C डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.95। ये मैंने अपना फार्मूला डिवाइज कर दिया है रफ वर्क करते हुए। अब जब मैंने एक दफा डिवाइज कर लिया है तो अब मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, बस यहां तक काम था। एक मैंने ये कर लिया, एक मैंने ये कर लिया, ये फाइनलाइज कर लिया मैंने रफ वर्क करते हुए। अब मैं क्या कहूंगा, मैं यहां पर एक फार्मूला यहां पर टॉप पर लिख दूंगा, फॉर 70% कस्टमर C ओवर 0.8, फॉर 30% कस्टमर C डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.95। अब हर दफा वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, जहां पे इसके अलावा होगी वहां पे हम वर्किंग लिख देंगे, जहां पर यही वाली चीज लगेगी वहां पर वर्किंग बस ये लिखी गई है, मोर देन एनफ फॉर आंसर। कॉस्ट कितनी है, ये 420 तकसीम 0.8 करें, क्या आंसर आया, 525 आ गया, सेल प्राइस आ गई। 180 डिवाइड बाय 0.8, 498 है ना जी, अच्छा सॉरी, अब ये बात बतानी थी मैंने आपको कि पेपर पर्सपेक्टिव में आप ये काम करें कि जहां जहां पर डिस्काउंटेड प्राइस लगनी है उसको छोड़ दो, 70% वाले को पहले करते जाओ। क्या करो, पहले इसको करो फिर इसको करो, 78.75 को करो। मैं जस्ट लिखने लगा हूं आप लोगों की आसानी के लिए। 98.43। उसके बाद किसको करोगे, इसको करोगे, ये कितनी आई। अब यहां पर एक चीज और है, एक मिनट, यहां पर क्वेश्चन में पढ़ो जरा गौर से, नॉर्मल सेल प्राइस पे कौन कौन सी बिक सकती है और नॉर्मल सेल प्राइस पे कौन सी नहीं बिक सकती। क्या ये गुड कंडीशन में है, नॉर्मल प्राइस पे बिकेगा। क्या ये स्लाइटली डैमेज है और रिक्वायर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर टू मेक देम सेलेबल एट, तो इसका मतलब ये भी नॉर्मल प्राइस पे बिकेगा। 5% डैमेज हैं एंड वुड फेच ओनली 40% ऑफ देयर नॉर्मल सेल प्राइस, तो इसका मतलब है कि ये एक डिफरेंट कहानी हुई। इसको मैं वर्किंग के अंदर ले जाऊंगा 26.25 तकसीम 0.8। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मेरी सही वैल्यू आएगी 13.125। अब ये मैंने तीनों चीजें वर्कआउट कर ली हैं।
जो 70% की थी। ठीक है जी, अब 30% वाले पे चले जाएंगे। इसकी वर्किंग हो जाएगी आपकी 180 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.95, 213.75। अब जंप इन करूंगा मैं इसके ऊपर 40.07 देख लीजिएगा, बाकी बच्चे देख लें। अब 33.75 तकसीम 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.95 आएगा। यहाँ पर वंस अगेन डिफरेंट हो जाएगी, ये 40% पे जानी है और डिस्काउंटेड सेल प्राइस का 40% पे जानी है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 11.25 तकसीम 0.8 इंटू 0.95, ये तो हो गया डिस्काउंटेड सेल प्राइस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके इससे 0.4 से 5.34। बात क्लियर हो गई? कोई मुश्किल तो नहीं है? ये अब तरीकाकार होना चाहिए पेपर में। आपको जब बाइफरकेट करवा रहा है, अगर करवाता है आपको, तो आप भी इस अंदाज से काम करें कि जो आपके लिए आसान हो। अगर मैं ये काम करूंगा, इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, मेरा दिमाग क्या होगा, तरीके के ऊपर कोई ना कोई गलती करेगा। तो फिर जो सी चीज एक सिमेट्री में है उसको एक सिमेट्री में करो, और फिर जो दूसरी सिमेट्री में है उसको दूसरी बाद में करो, और फासले पे रख के काम करो। 2-2, 3-3, 4-4 लाइन्स खाली छोड़ दो, एक पूरे पेज पे काम करना है। इवन ये काम 2 पेजेस पे कर सकते हो। मीन्स ये लेफ्ट पेज है, ये राइट पेज है, नो प्रॉब्लम। एग्जामिनर का काम है चेक करना। इस चीज को मैं पूछ चुका हूं बकायदा, जब आपका कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ चेकिंग आई थी, तो हम पहले जिस तरीके से पढ़ाया करते थे, हम ये क्या करते थे, फिजिकल पेपर है, आधा लेफ्ट साइड पे करना, आधा राइट साइड पे कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर कंप्यूटराइज्ड चेकिंग की बात आई, तो फिर ये बात अब ज़हन में आनी शुरू हो गई कि क्या अब उसके सामने सिर्फ एक पेज होगा तो वो कैसे चेक करेगा। तो आप ये बताएं, क्या जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, उसकी जूमिंग थोड़ी सी करते हैं, तो आपके सामने 2 पेजेस आ जाते हैं कि नहीं आते? इवन वर्ड के अंदर आ जाते हैं, वर्ड में भी आ जाते हैं। तो फिर उनका सॉफ्टवेयर क्या इतना हल्का होगा, कुछ 2 पेजेस सामने सामने दिखा सकेगा? तो बोलो नहीं होगा ना। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यही कहा मुझे बाद में ईमेल के ऊपर कि यस आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप बेशक 2 पेजेस पे कर दें। क्या मैंने सेल प्राइस मुकम्मल मालूम कर ली? इसके बाद क्या चीज़ आनी चाहिए, कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट टू कंप्लीट। बेशक इसका 1 कॉलम बना दो, बेशक 2 कॉलम बना दो। अब हमारे पास कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू कंप्लीट किस में आना है सिर्फ और सिर्फ? क्या 5% वाले को मुझे मजीद बनाना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा 5% वाले को? इसको कुछ नहीं करना। क्या गुड कंडीशन वाले को करना पड़ेगा? नहीं। किस पर एडिशनल काम करना पड़ेगा? एडिशनल एक्सपेंडिचर 24% लगने हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस कि 24% ऑफ विच वैल्यू? सेल प्राइस और कॉस्ट। लॉजिक, चीज को लॉजिक पे समझना है ना हमने। भाई ने जवाब दिया कॉस्ट पर। लाइक विद लाइक चला जाएगा जब क्वेश्चन साइलेंट टाइप की चीज पर जाएगा। एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर के रिलेशन पे लेकर जाएंगे। अगर यहीं पर होती बेचने के लिए कमीशन होती, तो कमीशन सेल के ऊपर दी जाती है, तो फिर वो सेल की परसेंटेज आनी थी, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट होता था। लेकिन अब एक्सपेंडिचर बोला है तो एक्सपेंडिचर का रिलेशन एक्सपेंडिचर के ऊपर जाके हिट करेगा। तो इस वैल्यू का 24% यहां पर आएगा। 78.75 का 24%, और 33.75 का 24% आएगा। गॉट द पॉइंट?
वैल्यू बता दो। 18.9। कैमरामैन यार ये फोकस हो रहा है, पता चले धुंधला तो नहीं नजर आ रहा बच्चों को। 8.1। 8.1 बात क्लियर है जी। तो ये हमारा एक पास पेपर मुकम्मल हुआ चाहता है। 10 मार्क्स का ये पास पेपर होगा। कितने मार्क्स का था? 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स। क्यों तो क्या 7-8 मार्क्स का आराम से पेपर सीएमए में नहीं उठा के डाल सकता इतना सा क्वेश्चन? बहुत आराम से। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो उसके लिए ऐड अप करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अब जैसे पेपर बन रहा है 50 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन देने हैं उसने, 3 बड़े क्वेश्चन होंगे बस, और 50 मार्क्स के उसने देने ही शॉर्ट क्वेश्चन। वो वाले पेपर, वो वाले क्वेश्चन, वो वाले टॉपिक्स जो हमेशा बड़े क्वेश्चन आया करते थे, अब उसके भी शॉर्ट क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। तो अब वो बना रहा है और ये भी आराम से बना सकता है इस लेवल का क्वेश्चन। मेरे पास कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू कंप्लीट भी हो गया। अब ये मेरा ए कॉलम है, ये मेरा बी कॉलम है, ये मेरा सी है। यहां पे मैं NRV निकाल दूंगा B माइनस सी करके, बस यहां पर चाहिए होगी मुझे। ये तो 525 पर है, ये 213.75 पर है, 79.53, 40 माइनस 8, 32 समथिंग, 31.97, 13.125, 5.34। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो फाइनल होगा। लोअर ऑफ विच वन? ए बी सी, इसको डी बोल देते हैं हम। लोअर ऑफ ए एंड डी। ये आपने अपनी मर्जी से लिखने हैं, अपनी आसानी से लिखना है, रट्टा नहीं है इसमें कि आपने ए लाजमी तौर पर ए कॉस को ही रखना है, फिर बी इसी को ही रखना है, सी इसी को ही रखना है। ये हमने फार्मूला डिवाइस करना होता है। इससे क्या होती है, एग्जामिनर के लिए भी आसानी हो जाती है, आपके अपने लिए भी आसानी हो जाती है कि आपको कौन कौन से कॉलम को देखना है। 525 बड़ा 420, 420 लोअर है तो 420 ले लेंगे, 420। इधर से 180 ले लेंगे। नॉर्मली ज्यादातर क्या होगी? कॉस्ट ही लोअर होगी। जहां पे डैमेज होगा, जहां पे ऑब्सोलीट चीज होगी, वहां पर क्या चीज आएगी? हाँ, NRV आ सकती है। 78 और 79, 78.75 ये वाली लेंगे। 33 और 31, यहां पर NRV आ गई 31.97। अब यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है हमारी NRV ही आ रही होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कितने रिड्यूस होके आ रही है? 40% पर। तो इतना ज्यादा मार्जिन अक्सर नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर। बहुत ज्यादा रखा होता है तो अक्सर 100% तक शायद गया होता हो। यहां पे तो 100% से भी रिडक्शन 40% पर चलेगी ये बात। तो कॉस्ट से कम जाने की चांसेस हैं। 26 और 13 आएगा। 11.25 और 5.34 ये वाला, सॉरी 5.34 ये आ जाएगा। और फिर आप टोटल लगा देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल, टोटल जो प्रेजेंट होनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन। Hope so you got the point.
इसमें से लॉस भी माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक। लॉसेस कौन से क्लोजिंग स्टॉक के फार्मूले में से? इसमें से यस हो जाएगा। नॉर्मली ये 2-3 चीज़ें आती हैं, बाकी जो भी टी अकाउंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी उसको एडजस्ट करना होगा। टी अकाउंट में जो भी चीज़ आएगी, मसलन मैंने इशू कर दिया है, अब मैंने इशू के अंदर सब कुछ ही गायब कर दिया फिलहाल, ठीक, तो जो सी भी चीज़ यहाँ पर आउट हो रही होगी वो डेफिनेटली आएगी। बनाने को बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला बनाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। माइनस ड्राइंग, माइनस फलाना, माइनस ये, माइनस इशू, तो वो ज़रूरत नहीं है। जो सी भी चीज़ करेक्ट होगी उसने आउट होना है। हमने डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर सोचेंगे, सीएमए में भी डेबिट एंड क्रेडिट में सोचेंगे, वो 1-2 दिनों में कहानी आ जाएगी इंशाल्लाह। पूरा फ्लो चार्ट बनेगा इंशाल्लाह हमारा। जो सी चीज़ आपको पीआरसी पे उस तरीके से नहीं समझ लगती थी वो समझ लगेगी इंशाल्लाह। चलो जी, चलो जी, चलो जी। एनी क्वेश्चन? ये एक पास पेपर आज मैंने आपको करवा दिया है, और मैंने पास पेपर करवाने शुरू कर दिए हुए, इसका मतलब है पास पेपर कब का आया हुआ था? ये 2013 का पास पेपर है, स्प्रिंग 13 का। यही तो मजे की बात है, सेम पैटर्न पे है, यही तो काम किया हुआ है मैंने, और जो कि किसी ने नहीं किया हुआ। आपको जितनी भी बुक्स सीएमए की मिलेंगी उनमें आई कैप के सॉल्यूशंस कॉपी पेस्टेड हैं, समझ नहीं लगते हैं। और सीएमए फेलियर की एक बहुत बड़ी रीज़न ये है, बहुत बड़ी रीज़न ये है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस तो आता नहीं है। सवाल कर लिया, जवाब पता ही नहीं चल रहा करना क्यों है। अब मैं क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन करवा दूंगा बेटा, कितने क्वेश्चन करवा दूंगा मैं एक टॉपिक के 5, 7, 8 क्वेश्चन करवा सकता हूं ना। उसके अगर 20 क्वेश्चन है तो बाकी तो किसने करने? आप लोगों ने करने। तो अब उसका सोल्यूशन ही नहीं अवेलेबल है, तो बच्चा कहता है इधर टकरे मारूं तो उधर मारूं। वो सोल्यूशन एक चार्ट अकाउंटेंट ने अपने अंदाज से बनाया हुआ है, दूसरे चार्ट अकाउंटेंट ने अपने अंदाज से बनाया हुआ है, और हर दफ़ा कोई एक चार्ट अकाउंटेंट भी नहीं होता पेपर बनाने वाला, शायद, मोस्ट प्रोबेबली, पता नहीं होता भी है, देखो कोई पता नहीं। जो बनाता होगा वो भी नहीं बताता होगा, उसकी बीवी बच्चों को भी नहीं पता होगा कि वो बाप मेरा चार्ट अकाउंटेंट जो है वो पेपर भी बनाता है। हाँ, इतनी वो होती है कॉन्फिडेंशियल चीज़। जो पेपर चेक करता होगा उसे बस ये घर वालों को पता होगा पेपर चेक कर रहे हैं, बस किसका चेक कर रहे हैं, क्यों चेक कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, कुछ नहीं पता होगा। आइए से नहीं, चार्ट अकाउंटेंट से करवाते हैं। हाँ, हमें पता चला था, हमारी फर्म के जो पार्टनर हैं वो पेपर चेक कर रहे किए हैं, उन्होंने चेक, किसके चेक किए हैं, किसने नहीं चेक किए, नोबडी नोस। ठीक, मेरे अपने एक अंकल हैं, वो चार्ट अकाउंटेंट हैं, वो पेपर बनाया भी करते थे, पेपर चेक भी किया करते थे। मुझे पता भी है कि वो बनाते थे, मुझे ये भी पता है कि जी वो चेक भी करते थे, लेकिन ये नहीं पता क्या बनाते थे, ये नहीं पता क्या चेक करते थे, बस इतना पता है बनाते थे, चेक करते थे। मैंने उनसे कभी पूछा, ना उन्होंने मुझे कभी बताया, कभी कोई इस मामले में कोई हेल्प की कोई चक्कर ही कोई नहीं है, सो कॉन्फिडेंशियल। लिहाजा टेंशन छोड़ दो कि पेपर मारा आउट हो सकता है, ठीक है। वो सिर्फ पीआरसी के हैं, कुछ चंदा क्वेश्चन जो स्टूडेंट आके बता देता है, अदरवाइज जस्ट क्वेश्चन आउट होता है हमारा, सॉल्यूशन भी आता है लेकिन एक अटेम्प्ट के बाद आता है, अटेम्प्ट से पहले नहीं आता। और एक अटेम्प्ट का क्वेश्चन अगली अटेम्प्ट्स में मिलता जुलता क्वेश्चन आ जरूर सकता है, सेम नहीं होगा। रिसेंट अटेम्प्ट में 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल रेप्लिका टाइप के नजर आते हैं, मिलते जुलते, कि अगर किसी अच्छे बच्चे ने
सही तरह से पास पेपर किए हों तो वो उन चीज़ों को डिग डाउन कर सकता था पेपर में, जो बच्चों से नहीं हुआ। दिखने में बिल्कुल फजूल सा क्वेश्चन, पिछली 3-4 अटेम्प्ट से आसान आ रहा है, 2-3 अटेम्प्ट से आसान आ रहा है रिजल्ट, लेकिन फिर वही 30% ही है। अब देखो क्या होता है, अब देख लीजिएगा रिजल्ट यही होगा, 30-35% पे होगा, 40 पर हद पे 40% पे चला जाएगा बड़ी मुश्किल से, डेस्पाइट के बहुत आसान पेपर। चलो जी, हमने कर लिया एक अदद क्वेश्चन स्प्रिंग 13 का, एक अदद प्योर सीएमए का क्वेश्चन रिसेंट अटेम्प्ट का, ऑटम 21 का। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले नंबर पर आइडेंटिफाई एनी 4 सिचुएशंस अंडर विच द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मे एक्सीड इट्स एनआरवी। ये 2 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, और मैंने अपनी बुक के अंदर तमाम चैप्टर्स की थ्योरी इकट्ठी कर दी हुई है, लगभग 30 पेजेस है, जिसमें पास पेपर भी शामिल है, जिसमें पास पेपर भी शामिल है। ये क्वेश्चन उसमें मौजूद होगा। जितने क्वेश्चन मेरे नजदीक बन सकते हैं उन 30 पेजेस में मौजूद हैं, पूरी सीएमए की। आप लोगों ने क्या करना है, जब मैं चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, मैंने थ्योरी डिस्कस की हो या ना की हो, मैंने कॉन्सेप्ट तो डिस्कस किए होंगे ना, तो आपने क्या करना है, उसके जो 1-2 पेजेस होंगे ना, उन्हें क्रैम कर लेना है, लिटरली समझना है, बाद में क्रैम कर लेना है। बहुत सारी चीजें मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, कोई इक्का दुक्का रह जाए तो जरा मुझे माजरत दे दीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि सर इसका मतलब क्या, अगर ना समझ लगे तो। अदरवाइज उसने 1-2 पेजेस को याद कर लीजिएगा, साथ साथ करते रहोगे हो जाएगा, एंड पर जाके पैनिक होके करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। और 10-15 मार्क्स बहुत कीमती मार्क्स होते हैं, और अगर मेरिट सर्टिफिकेट लेना है फिर तो बहुत ज़रूरी होते हैं और मेरिट सर्टिफिकेट के ऊपर 1.5 लाख रुपए का इनाम होता है, बताया था मैंने। हाँ, इनसे निकलवाएंगे, नहीं निकालेंगे तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ, फिर मैं पल्ले से पावेना को नहीं उधार फड़ा, मैं देवांगा इंशाल्लाह। मेरिट सर्टिफिकेट आप और अपनी सारी कैफ लेवल सारा फ्री हो जाएगा, मुफ्त में पढ़ रहे होगे, वही जो पैसे कमाए होंगे वही दे दोगे, अगर मुफ्त में नहीं भी करेंगे तो। वैसे तो अगले पेपर भी मुफ्त हो सकते हैं, कम से कम मेरे तो मुफ्त हो ही जाएंगे। चलो बच्चों, पहली सिचुएशन है आइडेंटिफाई 4 सिचुएशंस जिसके अंदर हमारी कॉस्ट क्या होगी, एनआरवी से बढ़ जाएगी, कॉस्ट हमारी ज्यादा होगी, एनआरवी कम होगी। कैसे हो सकती है? इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, और 2 ऑप्शंस जो हैं आपके फार्मूले में मौजूद हैं। मेरी सेल प्राइस कम हो जाए, मेरा कॉस्ट टू सेल बढ़ जाए, क्या हो गई? फार्मूले के अंदर 2 चीजें छुपी हुई हैं, तो ये 4 आपने लिख दी, आपका क्या हो गया, 2 मार्क्स आपको मिल गए। आगे बढ़ो। रिक्वायरमेंट, prepare entries to record the adjustments that needs to be incorporated for correct valuation of inventory. Correct valuation of inventory 10 marks. कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। नेक्स्ट है determine the adjusted value of inventory as at 30 जून 2021। और ये एडजस्टमेंट्स भी कहां से मिलेंगी हमें? ये भी ज्यादातर चांसेस हैं कि हमें इसी फॉर्मेट से ही मिल जाएंगी, इसी में ही कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट हमें मिल रही होगी। देखने में 3 मार्क्स हैं, लेकिन इतनी लंबी काम के 3 मार्क्स नहीं हो सकते, वर्किंग के भी 3 मार्क्स वर्किंग के भी शामिल होंगे। ले जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, कि क्या चीज देनी है। एडजस्टमेंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। करेक्ट वैल्यूएशन क्या होती है? लॉयर ऑफ कॉस्ट एंड, ये होती है करेक्ट वैल्यूएशन।
ठीक। और एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, आए जनाब पहले इस क्वेश्चन पे एडजस्टमेंट्स ढूंढते हैं। ये एडजस्टमेंट है, क्या मेरी किताबों में वैल्यू ये लिखी हुई है, किताबों में बुक्स चल रही हैं, किस पर चल रही हैं, कॉस्ट पर। तो किताबों में अभी तक कितनी वैल्यू है, किताबों में अभी तक कितनी वैल्यू है, इसको लेकर कितने पे जाना है, कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बताओ कितनी करनी पड़ेगी। इसमें से ये लेस कर दोगे, ये आपकी आ गई एडजस्टमेंट, कॉस्ट माइनस NRV, ये आपकी एडजस्टमेंट आ गई। इसको NRV एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इसे खाली एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। बोलें जी कितनी आई इसकी, हम दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा मसला है, कॉन्सेप्ट तो पहले हो जाए ना। 1.78 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इस पे कितनी करनी पड़ेगी, 26.25 माइनस 13.125, 13.125 है। चलो ठीक है, और यार कोई साइंस लाग के आधे के ऊपर ही पहुंच गई है। साइंसदान होते हैं आई कैप वाले भी, पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बनाते हैं। कोई हैं रिवर्स बैक जाते हैं, पहले वैल्यूज फाइंड करते हैं फिर रिवर्स जाते हैं, उसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो अक्सर औकात आपको फुल वैल्यूज नजर आ रही होंगी, उन्होंने पेपर चेक करने हैं, क्या करने हैं, उन्होंने अपने लिए भी आसानियां देखनी है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट भी देख रहे हो और अपनी आसानी भी देख रहे हो। तो ये अक्सर औकात अगर आपका क्वेश्चन में कोई फुल वैल्यू नहीं निकल रही ना, तो इसका मतलब है काम क्या है, गड़बड़ है। हो सकता है गड़बड़, लाजमी नहीं भी है। 11.25 माइनस 5.34 कितना हुआ, 5.91। ये सारी की सारी तीन क्या है, एडजस्टमेंट है। तीनों एडजस्टमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, क्या इन्वेंट्री को कम करना है, और बोलो जी इन्वेंट्री इतने पर रही है, कम करना है, तो इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट करना पड़ेगा। खबा डेबिट तो सजा, इन्वेंट्री की नेचर डेबिट है ना, तो फिर क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये डाउन होगी, इस पर आएगी। तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, कुछ ना कुछ डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो आधा काम तो कम से कम कर सकते हो ना, तो दूसरा इफेक्ट नहीं भी आता तो आधे मार्क्स भी लूज कर लेते हैं हम, कम से कम आधे मार्क्स मिलेंगे ना इन्वेंट्री क्रेडिट करके। तो आपकी एंट्री इन सब की हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, ये होगी आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री। और यही हमसे मांग रहा है। एडजस्टमेंट की एंट्री वो वाली भी हो सकती है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर बताया, फिजिकल काउंट करते हुए चीज प्लस भी हो सकती है और चीज माइनस भी हो सकती है। कोई ना कोई एंट्री का मसला भी हो सकता है, कोई आपने एंट्री गलत कर दी होगी तो भी आपको भी काम करना पड़ेगा, उसकी एंट्री ठीक करना पड़ेगी। आप ऐसे समझ लें कि आपसे करेक्टिंग एंट्रीज पूछ रहा है। व्हाट द पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर है क्या। हाँ बढ़ सकती है कि नहीं, बढ़ाएंगे भी, क्वेश्चन में मौजूद है, क्वेश्चन में मौजूद है। अब वाश कर दूं इसको, ठीक है। अल्लाह करे हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए 20 मिनट में। आज तीसरा दिन है हमारा, और तीसरे दिन ही पास पेपर तुम लोगों ने करने शुरू कर दिए हैं? समझ लग रही है कि नहीं लग रही, ये बताना है। अगर लग रही है तो फिर पास पेपर करें या छोटे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चलो, ऑरेंज लम्मा टेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स, ये जो मैंने लम्मा टेड बोला मुझे सही भी बोलना आता है, हाँ पता चले सर को पढ़ना भी नहीं आता सर नु। ऑरेंज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 products. The information related to its inventory of each product
यार फिर ना नज़र नहीं आता ना, असल में प्रॉपरली नज़र नहीं आता, मैं इसलिए मेजर चीज़ रखी हुई है। ईच प्रोडक्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 इज एज फॉलो। ईयर डिफाइन करो सबसे पहले, अपना ईयर कौन सा है, 30 जून 21, चाहे FAR1 हो, चाहे FAR2 हो, चाहे CM में हो, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये क्या दी है, यूनिट्स, 15,000, 25,000, 5,000, 8,000। क्या मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दे रहा है? इसका मतलब है जो सी मैंने आपको पहले बात की थी कि आपके पास क्वांटिटी अलग से हो तो फिर आप क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट रखेंगे और NRV भी पर यूनिट रखेंगे, और वो वाला काम करना आसान होगा। अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंटरी दी है, कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, चाहे FIFO से किया था चाहे AFCO से किया था, अभी मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे पास रेट मौजूद है, कॉस्ट पर यूनिट मौजूद है। रिटेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल्स टैक्स। ये बताएं क्या सेल्स टैक्स मुझे ही आना है या ये सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को जाना होता है? तो ये मुझे तो ना आ रहा हुआ, तो फिर इसका मतलब है जो मैंने सेल प्राइस लेनी है वो विदाउट टैक्स में लेनी चाहिए। ठीक है जी, बात समझ लग रही, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अच्छा, मुझे याद है, जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो कि ये कौन सा फार्मूला लगना है रिवर्स जाने के लिए, क्या आफ्टर इंक्रीज वाला है, इंक्रीज हुई वाली मुझे कौन सी चाहिए, बिफोर इंक्रीज वाली, कैसे निकाल लूंगा, आफ्टर इज इक्वल टू बिफोर इंटू 1 + R, ये था, मुझे चाहिए ये बिफोर, तो इसका मतलब है आफ्टर डिवाइड बाय 1 + R होगा और मेरे पास बिफोर वाली वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपल, गलती के चांस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जो से स्टूडेंट इन छोटी सी चीजों के मार्क्स लूज करते हैं ना, वो फिर फेल होते हैं। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट टू सेल हो गया। डिफेक्टिव यूनिट्स, आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी, इसमें ये शामिल हैं। इसका मतलब है गुड यूनिट्स कितने होंगे, 15 में से 2400 निकाल दो, 12,600 गुड और डिफेक्टिव 2400। 25,000 में 4,000 निकाल दें तो गुड 21,000 और डैमेज 4,000। रीवर्क कॉस्ट पर डिफेक्टिव यूनिट्स 260 और 320। ठीक है, सारा काम हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी, ये सी है। क्या आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, नहीं होगा, होगा ना, आप जब आप पेपर में बैठे होंगे तब आप इसको क्या कर सकते हैं, एनसर्कल कर सकते हैं कि जनाब ये सी की बात की जा रही है। A discrepancy of 900 completed units was observed, आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। On investigation it was found that 5600 units supplied to a customer were erroneously recorded as 6500। अच्छा, यहां पर हमने एक फार्मूला लिखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल की क्वांटिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अगर मेरे पास 100 ओपनिंग आ रहा हो, परचेजेस मैंने 250 की हो, सेल मैंने 140 लिख दिया हो, तो कितना वैल्यू बनेगी क्लोजिंग स्टॉक? जुबानी नहीं करना, हम इतने अच्छे अकाउंटेंट नहीं हैं जी। 210। अब अगर मैं कहूं समझाने के लिए, लिखने आउट वाले थे या इन वाली बात कर रहा, यूनिट्स सप्लाइड गलत लिखे गए हैं, लिखे जाने थे 5600, लिखे कितने गए हैं 6500। अच्छा, तो फिर कह सकता हूं अगर 100 लिखे जाने चाहिए थे, लिख दिए 140, तो मेरे पास एक्चुअली स्टॉक कितना आना चाहिए था, 250 आना चाहिए था। ऐसे ही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जो सा स्टॉक गिवन किया उसमें 40 ऐड कर दूं, जितने की डिस्क्रिपेंसी है।
तो मेरा सही हो जाएगा स्टॉक। क्यों जी? अब जो मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा उसमें क्या करूंगा मैं? 900 क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा। यहीं पर ही मैं एक वर्ड चेंज करूं, एक वर्ड चेंज करूं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सप्लाइड की जगह रिसीट कर दूं, कहानी किधर चली जाएगी? कहीं की कहीं चली जाएगी। ठीक है ना? तो फिर लॉजिक इस्तेमाल कर लीजिएगा। डिस्क्रिपेंसी लड़ाई झगड़ा, एक क्या क्लैश यू कैन से, एक गलती पता चल रही है। आगे आ जाओ जी। डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग कॉस्ट। क्या ये वही एडजस्टमेंट है जो हमने कल की थी? कल एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर 2 ऑप्शंस रखी थी हमने, रिवर कॉस्ट भी थी और इंस्टेंटली भी बेच सकते थे। उसमें से जो बेनिफिट जिसका हायर था वो लेना था। क्या वो पास पेपर में आ रही है? तो इससे क्या पता चला? आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की छोटी सी एग्जांपल्स भी क्या हो सकती हैं? इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उनका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो उठाएंगे और क्या करेंगे? एक पास पेपर में इनबिल्ट कर देंगे। ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस द प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी ऑफर्ड बाय कंपेटिटर आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% और 20%। इसका मतलब है बी और डी क्या डिस्काउंटेड सेल प्राइस पर जाएंगे? बी और डी किस पर जाएंगे? डिस्काउंटेड सेल प्राइस पर जाएंगे। ठीक है। ऑफ ओएल्स करंट रिटेल प्राइस, करंट जो भी रिटेल प्राइस आ रही होगी, जितने के ऊपर हमने बेचना होगा उसके ऊपर OL would have to adjust its sale price accordingly। OL को भी कंपेटिटर के मुताबिक डिस्काउंट के ऊपर जाना पड़ना है। ठीक है जी? तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस भी वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो सादा सा काम है, हमारा फॉर्मेट वही हो जाएगा, फॉर्मेट में चेंज नहीं आ रही, सिर्फ अब इस ये वाला क्वेश्चन होने लगा है। क्या मेरे पास आइटम्स आ रही हैं? कितनी है? 4 गुड्स हैं। क्या मेरे पास पूरा पेज अपने पास अवेलेबल होता है? पेपर के पैसे दिए होंगे आई कैप को? दिए होंगे यार, तो सही तरीके से इस्तेमाल भी करने हैं। ए थोड़ा सा फासले पे रख के लिखता हूं, ऊपर हेडिंग बना लूंगा मैं। बी सी डी 4 प्रोडक्ट्स आ गई। 4 प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी मौजूद है। क्या गुड और डैमेज मौजूद हैं? ए का गुड और ए का डैमेज भी है, और बी का गुड और बी का डैमेज भी है। ऐसे ही है ना? तो हम आगे लिख सकते हैं यूनिट्स जो हमें दिए गए हैं, यूनिट्स लिख सकते हैं ना? कितने कितने आ जाएंगे? 15,000 में से 2400 निकाल देंगे तो गुड यूनिट्स 12,600 और 2400 बैड डैमेज 2400 और 12,600। बी के गुड्स 21,000 और डैमेज 4,000। सी अभी मैं पेपर के अंदाज में करने लगा हूं, आपने ये वाली एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी। क्या किया है? नहीं पढ़ी आपने, जल्दी में आपने काम शुरू कर दिया, आपने 5,000 लिख दिया हुआ है। कोई मसला नहीं है, पेपर में रीएडजस्ट करना आपको आना चाहिए। 5,000 दिया हुआ था ना, 5,000 लिख दिया, 8,000 है, इसका कोई रीवर्क नहीं है। 8,000 ले जनाब, 8,000 क्वांटिटी होगी। क्या मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है? जी अवेलेबल है ना? उस पर कोई काम तो नहीं करना पड़ना। वेटेड एवरेज है, इस पर तो कोई काम नहीं करना पड़ना। कॉस्ट सेल प्राइस के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं कॉस्ट के ऊपर तो कोई काम, वो कॉस्ट चेंज होना है। बोलो, वो तो फाइनल करने के बाद दे दी है ना उसने। हाँ, करते कैसे फाइनल है वो हम अगली क्लासेस में देख रहे होंगे कि 5-4 ऐप को कैसे लगना है,
कैसे नहीं लगना, लेकिन अब फाइनल होकर मिली हुई है, फाइनल होकर मिल गई है, हमें कॉस्ट मिल गई 800, 700, 900, 1275, 800, 700, 900। क्या इसकी कॉस्ट 800 होगी? इसकी भी 800 होगी, इसकी 900, इसकी भी 900, इसकी 700 और इसकी 800, 700, 900 है। अच्छा यार, उल्टा काम हो गया। 900 और ये क्या है? 1275। अब प्रॉब्लम आई हमारे सेल प्राइस के ऊपर। अब सेल प्राइस कुछ यूनिट्स के ऊपर लग रही है, कौन से वाली? डिस्काउंटेड, और कुछ के ऊपर जो डिस्काउंटेड नहीं है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? हम एक अदद वर्किंग करेंगे। क्या हमारे पास इंक्लूडेड सेल प्राइस दी हुई है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स? बोले जी। तो जो सी दी हुई है क्या वो पेपर पे आनी चाहिए ताकि आप अच्छी वर्किंग कर सकें? बिल्कुल आनी चाहिए। कितने यूनिट्स हैं? मैं 4 कॉलम मैं भी बना दूंगा, ए, बी, सी और डी प्रोडक्ट्स। मैं कहूँगा सेल प्राइस गिवन जो है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स कितनी है बताना जरा। 1144 990 1320, 1144 990 1320 1980। जब तक आप एग्जामिनर को ये नहीं बताओगे कि ये आपने कैसे कैलकुलेशन की है, एग्जामिनर को नहीं पता चलना। कैलकुलेटर पे शायद आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एग्जामिनर को नहीं पता चलना। अच्छा जी, इसको मैं बोलूँगा, कोई ना कोई नाम दे दूंगा कि ये जी है। क्या है? जी है। और मुझे क्या चाहिए? एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। कैसे वर्कआउट करोगे? क्या ये इंक्लूसिव था? यहां पे फार्मूला बनाया, आफ्टर डिवाइड बाय 1 प्लस आर। 1 प्लस आर क्या है? 10%। 10% है। तो इसका मतलब फार्मूला मेरा बन गया z डिवाइडेड बाय 1.1, 1 प्लस रेट ऑफ सेल्स टैक्स। बस ये इतना सा लिखना, दैट्स मोर देन एनफ। फुल फ्लैज वर्किंग है ये। हर एक के साथ नहीं लिखना 1144 तकसीम 1/1, 990 तकसीम 1/1, 1320 तकसीम 1/1, 1980 तकसीम 1/1। जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, ये टाइम वेस्टिंग नहीं करनी। हम एबीसी से फुल खेलेंगे, ए से लेके जी तक भी जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम इस तरह से शॉर्टकट्स बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे। कितना आ गया? 1040, 990 तकसीम 1.1, 900 हो जाएगा आई थिंक सो। 1320 तकसीम 1.1 शायद 1100 हो जाए, हैं 1200। मेरा अंदाजा थोड़ा सा गलत हुआ। 1980 तकसीम 1.1 शायद ये 1500-1600 होगा, 1800। राउंडिंग फिगर में जा रहा है काम तकरीबन। क्या मेरे पास सेल्स आ चुकी हुई है? मेरी अपनी रिटेल प्राइस आ गई हुई है? ठीक है। अब इसके अंदर उसने मुझे एक बात कही है कि जो यूनिट्स हैं यहाँ कहीं पे, डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड, ये तो मार्केट की प्राइस है। ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, प्रोडक्ट बी एंड डी के ऊपर, एक के ऊपर 15% डिस्काउंट, एक के ऊपर 20% डिस्काउंट। और डिस्काउंट का भी मैंने कोई फार्मूला सिखाया था। किसी भी चीज़ को डिक्रीज करना हो तो 1 माइनस रेट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब है बी को मुझे 1 माइनस 0.15 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको मैंने 1 माइनस 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0.85, 0.8 जो ये भी लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई बाय ऐसे लिख दो, या इसको भी कोई नाम दे दो। ये y है, ये x है, x डॉट y ऐसे कर दो। एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने मल्टीप्लाई किया।
765, 1040, 1200, 1440 लें जनाब। अब आपकी सेल प्राइसेस आ चुकी हुई हैं नॉर्मल, जो आपको यहां पर चाहिए थी। एस्टिमेटेड सेल प्राइसेस, हाँ हाँ ये नॉर्मल है, ये डिस्काउंटेड है। जहां पे नॉर्मल प्राइस लेनी होगी वहां पे नॉर्मल ले लेंगे, जहां पे डिस्काउंटेड लेनी होगी वहां पे डिस्काउंटेड ले लेंगे। लेकिन सर एक ही तो नॉर्मल प्राइस है। किसकी? एक ही तो नॉर्मल, तो मैंने भी नॉर्मल ही लिख दी। मैंने नेट यहाँ पे ले आया हूँ 1040 नेट प्राइस, कहानी खत्म। उस पर कोई डिस्काउंट नहीं था, नेट प्राइस बोल दिया हमने। सेल प्राइस लेनी है ना, एस्टिमेटेड सेल प्राइस बोलनी है हमने, वो ले आए हैं बस वर्किंग से। अब बस एक चीज देख लो गौर से कि बीओडी सब यूनिट्स के ऊपर जानी है ना, डिस्काउंटेड लगनी है, सब यूनिट्स पे लगनी है। कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि आपका कोई मसला हो, गुड और डैमेज के ऊपर बाद में देख लेते हैं कि क्या कहानी होनी है। लेकिन अभी तो हम सेल प्राइस लिख सकते हैं। सेल प्राइस हमारी आ गई 1040, 1040 और 765, 765, 1200 और 1440। क्या? हाँ 900 की क्वांटिटी कम लिखी हुई है यहाँ पे। मैंने जानबूझ के इसको क्या किया हुआ है, आप लोगों के लिए वो गलती की हुई है जो स्टूडेंट ने करनी है। क्या किया हुआ है? वो गलती की हुई है जो स्टूडेंट ने करनी है। और फिर मैं जाऊंगा, मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। जो ही स्टूडेंट आएगा यहाँ पे, ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी a discrepancy of 900 completed units was observed and it was found that 5600 units were supplied to a customer। और उसको ये पता चला, उसने लॉजिक इस्तेमाल की और उसको ये पता चला कि 900 यूनिट्स क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो फिर वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो स्टूडेंट इसको काटेगा और यहाँ पे 5900 लिख देगा, ऐसे ही है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने यहाँ पर 5000 लिखा हुआ है, आप चुप करके यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 900 लिख देंगे। जस्ट ये देखना है कि आपने प्लस करना है या माइनस करना है। हाँ ये तो मसला है। यहाँ पर भी मैंने क्या समझाया था आपको, डिस्क्रिपेंसी क्या है, इसको लिख के करो। यही तो मसला होता है। मैंने कहा था कि इशू के ऊपर गलती हुई है या फिर रिसीट के ऊपर गलती हुई है। इशू होना चाहिए था 100, हुआ 140, ज्यादा कर दिया। उसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या हुआ, कम हो गया। किताबों में फिजिकल पड़ा हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस कर दूंगा। ये जो आपको तब समझाया था कि होना चाहिए था 100, मैंने कर दिया 140। तो अब 900 से एक्चुअल मीन स्टॉक, फिजिकल स्टॉक कम नजर, वो क्या नाम है, किताबों में स्टॉक कम हो गया यार। -130, चलो अब आ जाओ। मैं गलती से 130 की बजाय क्या लिख गया, 140 लिख गया। मेरा स्टॉक कितना हो गया, 210। होना चाहिए कितना, 220। अब ये है 5000, यहां पर डिफरेंस जो है 10 का पड़ा है, वो मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है। यू हैव टू चेक इट आउट। आप इस तरीके से लॉजिक इस्तेमाल कर कर फिर आंसर करोगे, अदरवाइज वही गलती करोगे जो आप अभी बोल रहे हो कि सर ऐड नहीं होना, ये लेस नहीं होना। ठीक, तो लॉजिक इस्तेमाल करो। इस तरह की चीज जब भी दियो लॉजिक इस्तेमाल करो। और ये 400 900 फिर क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, क्योंकि यूनिट्स कम कर दिए हुए हैं किताबों में। तो आप ये क्या करेंगे, 900 से इनको बढ़ा देंगे। बस इतनी सी कहानी करेंगे और बाकी का क्वेश्चन हम कल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप घर में बैठ के कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन की PDF भेज देते हैं। और बताएं, डन, ठीक है।
क्वेश्चन की PDF आपको भेज देते हैं। होमवर्क